आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। उसके पास पैसे हमेशा रहते हैं, टूटने का डूबने का कोई खतरा नहीं है। जब ये सारी चीज़ें रहती हैं तो कहा जाता है उस बैंक की साख बहुत मजबूत है। और जब साख मजबूत होता है तो उसकी बहुत सारी शाखाएँ भी होती हैं। वो बैंक यहाँ भी शाखा, वहाँ भी शाखा, और ज़्यादातर लोग उसी शाखा में, जैसे PNB में लोग ज़्यादातर अपने खाते में जमाना पसंद करते हैं। इसका मतलब PNB का साख अच्छा है। तो जो अच्छा काम करे, जिसके पास पैसे बढ़िया हो, जिसकी सुविधाएँ अच्छी हो, वही हो जाता है साख। जैसे इंसान का होता है ना कि कहते हैं इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो भरोसा नहीं तोड़ते, आपके काम को समय से करते हैं, या आप उनके पास जाएं तो आपको मतलब निराश नहीं करते हैं, तो उसी को साथ देते हैं। ठीक, तो आज आते हैं कल के टॉपिक पे। कल आप लोगों ने पढ़ा है IMF। IMF की स्थापना कौन से सम्मेलन से हुआ था? कॉपी कोई नहीं देखेगा, सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944। कहाँ पे हुआ था? USA के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत कौन और संस्था बनी थी? IBRD को और क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। IMF का औपचारिक स्थापना कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। और इसने काम करना कब से शुरू किया? 1 मार्च 1947 से। बहुत अच्छे। भारत देश का संस्थापक सदस्य था या नहीं? भारत IMF का संस्थापक सदस्य था। IMF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हाँ, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये कौन से कार्यकाल के लिए काम कर रही है? द्वितीय। ये 2024 से द्वितीय कार्यकाल के लिए चुन ली गई है। वर्तमान में भी है ना? हाँ, वर्तमान में भी है, वो यानी द्वितीय कार्यकाल के लिए चुन ली गई है, वर्तमान में चल रही है। कितने सदस्य देश हैं IMF के? 190वां देश कौन सा है? अंडोरा। 2020 में अंडोरा इसका सबसे नवीनतम सदस्य बना है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में स्थापना इसकी की गई थी। और IMF का कार्य क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करना या फिर आर्थिक समस्या को कौन सी समस्या मिलने दूर करता है? आर्थिक समस्या में कौन सी समस्या? भुगतान संतुलन। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये है कि IMF सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को सही करने में, यहाँ विकास करने में मदद करता है IMF के द्वारा। IMF का सदस्य अगर कोई बनना चाहे देश, तो क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? के पास आवेदन करना नहीं, कार्यकारिणी परिषद की बात नहीं, वो एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है वहाँ पे करना पड़ेगा आपको आवेदन। और इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि उस देश का संप्रभु होना बहुत आवश्यक है। देश कैसा होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। उसे IMF के कार्यकारी परिषद में या बोर्ड में अपना नामांकन करवाना होगा। कार्यकारी परिषद उसका जांच पड़ताल करेगी और सब कुछ सही होने पर वो किसको हैंडओवर कर देगा? गवर्नर परिषद को। उसके बाद गवर्नर परिषद उसको सदस्य देश बनाएगा। बात समझ में आ गया? IMF के दैनिक कार्यों को कौन देखता है? 24 सदस्यों की समिति करती है। ये जो 24 सदस्यों की समिति है, ये कहाँ से आते हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज आप लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं। 124 सदस्य देशों को 24 ग्रुपों में बांटा गया है और हर ग्रुप से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है जो उस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। और यही 24 ग्रुपों का समिति डे पर डे जो काम होता है आपके IMF का, उसको देखती है। और आपका जो गवर्नर मंडल है, ये क्या करता है? गवर्नर मंडल क्या करता है? गवर्नर मंडल का क्या काम है? ठीक है, बहुत अच्छे। और नहीं बेटी, अभी तो बात चल रही कि IMF में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बताया STR का करेंगे, और देश को IMF में शामिल भी करेगा भाई और हटा भी सकता है भाई। ये सारे काम किसके होते हैं? गवर्नर मंडल के। ये IMF में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करना होगा तो नीतियों को भी कौन बदल सकता है? गवर्नर मंडल के द्वारा बदला जाता है।
ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कल IMF के बारे में पढ़ी थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत अच्छा आप लोगों ने बढ़िया उत्तर दिया है। इसके बाद आज आपको पढ़ना है IMF की शर्तावली में, शर्तावली। इसमें नोट कीजिएगा बेटी, IMF की शर्तावली में फर्स्ट पॉइंट है राजकोषीय घाटे में राजकोषीय घाटे में कमी की जाए, राजकोषीय घाटे में कमी की जाए। पहली शर्तावली है कि राजकोषीय घाटे में कमी की जाए। यानी आज अगर आप कोई देश बनना चाहे IMF का सदस्य तो उसको अपने यहाँ राजकोषीय घाटे में कमी करना होगा। राजकोषीय घाटा मतलब समझते हैं, सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है अपने देश के काम के लिए, तो वो बजट जो टोटल खर्चा करते हैं, मतलब जितना उनके पास पैसा आता है और जो विभिन्न मदों में खर्चा करते हैं, तो आने वाले पैसे से ज़्यादा उनका खर्चा हो जाए और वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं देश के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि वो आप पूरा कहाँ से करेंगे, इधर उधर से उधार लेकर के। तो इसमें कहता है ये कमी करिए, आप अपने राजकोषीय घाटे को बैलेंस करिए, कमी करिए। तो पहले शर्त इसकी ये है। दूसरा, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। IMF कहता है अपने यहाँ आप निजीकरण को बढ़ावा दीजिए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य देश की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए। सदस्य देश की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए। विदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए। इसका मतलब ये क्या करता है, निजीकरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि कह रहा है निजी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए और सरकारी जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या को घटा दीजिए। तो जहाँ पे गरीबी है, विकासशील देश है, वहाँ पर ये दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। यानी वहाँ पे जब ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाहेंगे कि उनको गवर्नमेंट के द्वारा नौकरी हो, चूँकि गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है उसमें सिक्योरिटी होती है, उसमें कोई खतरा नहीं रहता है। और बाकी प्राइवेट में क्या होता है, कभी भी आपको जॉब से निकाल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आजकल तो गवर्नमेंट नौकरी भी खतरे में आ गई है, आप देख ही रहे हैं। हाँ, कुछ न कुछ जो पुराने ज़माने से लोग नौकरी कर रहे हैं और उनको 20 साल 25 साल 30 साल हो चुका है, आप कह रहे हैं कि अगर वो टेट निकालेंगे तो उनकी नौकरी चलेगी, अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब ऐसे बुजुर्ग लोग टेट कैसे निकालेंगे जिन्हें जमाने पहले नौकरी मिली थी, या प्राइवेट स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, एक टाइम के बाद कहेंगे बंद कर दिया जाए तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे सरकार अब सरकारी स्कूलों में भी नहीं रह गया, पेंशन खत्म ही कर दिया सरकार ने, और जो फायदे देती थी वो बंद ही कर दिया, तो प्राइवेट जैसी स्थिति हो जा रही है यहाँ पे भी। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडी में कटौती की जाए। सब्सिडी में कटौती की जाए। सब्सिडी में कटौती की जाए। कटौती की जाए। ये भी क्या विकासशील या गरीब देशों के लिए सही है? नहीं। अगर सरकार सब्सिडी में कटौती करेगी तो अपने यहाँ विकासशील जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनको किसानों को, लघु उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन की जरूरत है,
तो उनको क्या प्रोत्साहन बढ़िया मिल पाएगा? नहीं। और नहीं मिलेगा तो फिर वो विकास कैसे करेंगे? तो ये भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोपने जैसा होता है। जैसे विकसित कंट्रीज में तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वहाँ पे सब्सिडी कम देंगे तो भी लोग काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे स्थिति नहीं अच्छी है वहाँ पे सब्सिडी पे कटौती करने की बात करना कहीं ना कहीं नाइंसाफी की बात होती है। तो ये शर्त भी रखता है ये। नेक्स्ट, लचीले श्रम सुधार, लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को, लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। देखिए, ये जो यहाँ के जो सदस्य देश हैं वो इस बात का विरोध करते हैं, कहते हैं कि ऋण देते समय ये सारे शर्तें सभी के लिए समान हैं। जो विकसित कंट्रीज हैं उनके लिए इन शर्तों को फॉलो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो विकासशील है या अल्पविकसित है उन सबके लिए शर्त फॉलो करना मुश्किल है। इसलिए सदस्य देशों के द्वारा इसका जो शर्तावली है इसका विरोध किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि सदस्य देशों के द्वारा या विकासशील या अल्पविकसित देशों के द्वारा IMF की शर्तावलियों का विरोध क्यों किया जाता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि विकसित कंट्रीज में जो शर्तें लागू कर रहे हैं वो आसान है लागू करना, बट जो गरीब देश हैं वहाँ पे शर्तें लागू करना आसान नहीं है। सब्सिडी कम करना, सरकारी नौकरी में कमी करना, निजीकरण को बढ़ावा देना और राजकोषीय घाटे को कम करना, ये सब कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीतियाँ हैं ना IMF की, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। इसमें क्या लिखा है मैंने आपको, लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए, यानी कि जो आपके श्रमिक वर्ग का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो कानून हो वो लचीला होना चाहिए, ज़्यादा कड़े कानून नहीं होने चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें की अच्छी नहीं है। यानी कि जो श्रमिक वर्ग के लिए होता है ना कि 8 घंटे 12 घंटे का आप काम करने को कह रहे हैं और हफ्ते में छुट्टी नहीं दे रहे हैं या अन्य सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, लचीली होना चाहिए, बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, ये कहने का प्रयास है इनका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, IMF में सुधार, IMF में सुधार, IMF में सुधार की बात की जा रही है कि सुधार किया जाना चाहिए। IMF में सुधार, हेडिंग है मैम? हाँ बोलिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब इसमें सुधार किया जाना चाहिए। क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, कौन से सुधार की आवश्यकता है? तो पहला पॉइंट, USA एवं उसके सहयोगी पश्चिमी, USA एवं उसके सहयोगी, USA एवं उसके सहयोगी पश्चिमी यूरोपीय देशों का, पश्चिमी यूरोपीय देशों का IMF में प्रभुत्व, IMF में प्रभुत्व, पश्चिमी यूरोपीय देशों का IMF में प्रभुत्व। ये कह रहे हैं कि अमेरिका का और जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज है जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब का दबदबा इसमें ज़्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि इसको कम किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें इनका ज़्यादा दबदबा है, बाकी देशों का उस मुकाबले यहाँ पे प्रभाव बहुत कम है। तो पहला सुधार ये करने का मांग चल रहा है। दूसरा, USA का प्रत्यक्ष वीटो, USA का प्रत्यक्ष वीटो, USA का प्रत्यक्ष वीटो, आजी बेटी आजी, यानी कि जो अमेरिका है इसके पास प्रत्यक्ष रूप से वीटो है ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अंशधारिता है, ज़्यादा भागीदारी है, तो ये इसके निर्णयों को, इसकी पॉलिसी को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका भी विरोध किया जाता है कि IMF में जो प्रत्यक्ष वीटो अमेरिका को दे दिया गया है इसको अब हटा देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है इसके विरोध का, USA के प्रत्यक्ष वीटो को। नेक्स्ट पॉइंट, IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पश्चिमी यूरोपीय देशों में, पश्चिमी यूरोपीय देशों से किया जाना। IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पश्चिमी यूरोपीय देशों से किया जाना।
अगला जो विरोध का रीजन है वो है कि IMF के जो प्रबंध निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा पश्चिमी यूरोपीय देशों से ही किया जाता है, जो कि गलत है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के लोग इसके सदस्य हैं, तो बाकी लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए कि इसकी प्रबंध निदेशक बने को। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो सैनिकों ने विद्रोह किया था उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि उनके साथ भेदभाव होता था। वो कितना भी अच्छा काम कर लेते थे लेकिन उनको हवलदार से ऊपर या छोटे पदों से ऊपर काम उनको कभी भी पोस्ट नहीं मिलता था और उनको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छी सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, जबकि वो अंग्रेजों से ज़्यादा मेहनत करते थे। तो उसलिए वो लोग इसका विद्रोह किए थे। वही हाल यहाँ अभी भी है कि आप IMF में आपके पास वीटो पावर है तो आप अध्यक्ष भी खुद चुनेंगे, आप निर्णय भी खुद लेंगे, आपका हर जगह दबदबा। बाकी कंट्रीज यहाँ में फिर बैठ के क्या करेंगे जब उनका ना निदेशक बनेगा यहाँ, ना तो वो कोई इसमें निर्णय ले सकते हैं और ना इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज भी इसका विरोध होता है। आज भी जहाँ ये अंग्रेज हैं वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं। अब अंग्रेज का मतलब सिर्फ ब्रिटेन वाले नहीं है, यूरोपीय कंट्रीज के जो भी थे वो सब अंग्रेज ही समझते अपने आप को। बाकी कंट्रीज के लोगों को, जैसे हमारे यहाँ ना जो थोड़े से सत्ता में रहे हैं वो बाकी निम्न वर्ग के लोगों को इंसान ही नहीं समझते, वैसे ही जिन्होंने गुलाम बना करके दुनिया पे राज किया है वो आज भी उनके प्रति बहुत अच्छा सोच नहीं रखते हैं। तो ये हर जगह कहीं काले गोरे का है और कहीं ऊंचे नीचे का है, कहीं पे जेंडर का भी, कहीं अभी देखिए जो बच्चे जो लड़के गांव में ऐसे संस्कारों में है कि जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, मारना पीटना या शोषण करना या घरों में बंद कर देना एक आम सोच होती है, वही संस्कार को दिए जाते हैं। तो वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और वो हमेशा उस जेंडर गैप को मेंटेन रखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते उनकी बहन, उनकी पत्नी या कोई भी उनके पैरेलल चले या उनसे आगे बढ़े। तो ये भी क्या है, एक भेदभाव वाला है ना। तो नस्ल का, गोरे काले का, ये जेंडर का, फिर पैसे का, ये जो शुरू से बना हुआ है ये अभी भी जहाँ चलने लायक है हम लोग चला रहे हैं, उसको खत्म नहीं होने दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं विकास को, स्थिरता को इन सबको क्या करता है, रोकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, भारत एवं अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, भारत एवं अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, भारत एवं अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में, उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में, उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में कम कोटा प्रदान किया जाना, कम कोटा प्रदान किया जाना। तो ये भी एक रीजन है। जैसे भारत है, ऐसे बहुत सारे जो देश हैं जो अब उभर रहे हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इंडिया तो है ही। इस तरह के जो देश हैं इनका कोटा बहुत कम है। ये विरोध करते हैं कि अब हम पैसे वाले हो गए हैं, अब हम पावरफुल हो गए हैं, अब हम अर्थव्यवस्था में 5वीं 6वीं 7वीं अर्थव्यवस्था हैं, तो फिर वीटो पावर हम इतना कम क्यों है, अब हमें भी इस वीटो पावर में अच्छा स्थान मिलना चाहिए। तो ये जो विकासशील देश इसके अंदर हैं वो लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये भी रीज़न है। तो ये सारे रीज़न जब आपको याद रहेंगे और आपसे कोर्ट में पूछ ले निम्नलिखित कथनों की सहायता से बताएं IMF का किन किन वजह से विरोध किया जाता है, या विकासशील और अल्पविकसित देश IMF की कौन सी चीज़ों से नाराज रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं। तो आपके ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक ना। तो ये अगर कोर्ट में आपको मिलते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको हटा सकते हैं क्योंकि आपने इसको समझ लिया है। तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन देखते ही इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, IMF की शर्तावलियों की अत्यधिक संख्या, IMF की शर्तावलियों की अत्यधिक संख्या, IMF की शर्तावलियों की अत्यधिक संख्या, यानी IMF एक तरफ से बहुत सारी शर्तावलियां रखता है ना, एक दो रखे तो ठीक है,
आप कह रहे हैं अपने यहाँ लोकतंत्र लेके आइए, आप कह रहे हैं अपने यहाँ मतलब विश्व के लिए अपने बाजार को खोल दीजिए, आप कह रहे हैं अपने यहाँ राजकोष से घाटा कम कीजिए, श्रम सुधार लेकर के निजीकरण को बढ़ावा दीजिए, आप अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में कटौती कर दीजिए। इस तरह से इतनी सारी शर्त आप हमारे पर थोप देंगे तो हम कौन कौन सी शर्तों को फॉलो करेंगे। और आपने ये सब सबके लिए सामान कर दिया, वो विकसित हो मतलब अमीर हो, थोड़ा सा कम गरीब हो, बहुत गरीब हो, सबके लिए एक ही नियम, जबकि ये क्या है, भेदभावपूर्ण है ना। नियम सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। भाई जो सक्षम है, अमीर है, उसके लिए जो है अलग नियम हो, जो गरीब है उसके लिए अलग नियम है, जो बहुत गरीब है उनके लिए तो ऐसे नियम होने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए भी इसका विरोध किया जाता है। हाँ बेटे, जितना आसमान करता है ना उसको उसी हिसाब से मतलब उतना फायदा होता है, तो हम इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। हाँ बेटे बिल्कुल, ये तो पहले ही आपको समझा चुके हैं कि अभी देखिए भारत ने कहा अंशदान का मतलब वही है, अंशदान यहाँ पे, हाँ उसी को कोटा कहेंगे। अंशदान कहिए, कोटा कहिए, भागीदारी कहिए, ये या शेयर में उनका हिस्सा कहिए, ये सब एक ही बात है, ठीक ना। इसलिए विरोध कर रहे हैं। आगे बेटे आगे। आप लोग लेट कैसे हो जाते बच्चा, बहुत सारी पॉइंट्स पढ़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं है, कोशिश करें समय से रहें। आप हेडिंग कीजिएगा IMF की रिपोर्ट्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है। IMF के रिपोर्ट्स आप देखते होंगे, अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट्स कौन से संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको संस्था का नाम पता होना चाहिए। IMF, विश्व बैंक, इन सब के रिपोर्ट्स जरूर पूछे जाते हैं। IMF के रिपोर्ट्स, पहला है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, इसका इंग्लिश भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इंग्लिश कभी कभी हिंदी को मतलब जो इंग्लिश है ना उसको हिंदी में लिख देगा, जैसे मैंने लिख दिया है, इस तरह से पूछ लेगा। ये नहीं पूछेगा कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, सीधे लिख देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंग्लिश को हिंदी में लिख के और पूछ लेगा ये कौन सी संस्था जारी करती है, इसलिए इसका दोनों पता होना बहुत जरूरी है। तो कौन कर रहा है, IMF। नेक्स्ट रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसका इंग्लिश है। और तीसरा रिपोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा का पहला ही पूछा जाता है, तीसरा है राजकोषीय अनुश्रवण, राजकोषीय अनुश्रवण, राजकोषीय अनुश्रवण, राजकोषीय अनुश्रवण, इसका इंग्लिश है फिजिकल मॉनिटर, फिजिकल मॉनिटर, फिजिकल मॉनिटर। ये तो थे रिपोर्ट। अब देखिए SDR धारणा के हिसाब से IMF में जो वीटो पावर मिला है उसमें सबसे पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका। नोट अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं, वीटो पावर या SDR में जो लोगों ने पैसा जमा किया हुआ IMF के पास, उसमें पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जापान है
अमेरिका, फिर जापान, उसके बाद चीन, फिर जर्मनी। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, नेक्स्ट फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, फिर इटली है और भारत का 8वां स्थान है। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत 8वें नंबर पे। अगर पूछ ले IMF में भारत का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोटा में और वोट देने में दोनों में क्या है, 8वां स्थान है। नेक्स्ट हेडिंग, विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह विश्व बैंक समूह विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक ग्रुप या वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें याद रखिएगा विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं। पहली संस्था है आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको IBRD कहते हैं। IBRD पहले लिखा चुकी हूँ ना। तो ये सबसे पहला संस्था है आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ब्रैकेट में IBRD। दूसरा इसकी जो संस्था है वो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ और शॉर्ट फॉर्म में है IDA। IDA I P और A IDA। नेक्स्ट है थर्ड संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC। इंटरनेशनल। अभी इसका हेडिंग डलवाएंगे तो सबका फुल फॉर्म भी लिखवाएंगे। अब ये शॉर्ट में लिखवा रहे हैं कि 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। फिर एक एक संस्था का डिटेल करवाएंगे कि कौन सी संस्था है, फिर इसका क्या काम है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी वो शॉर्ट में लीजिए। नेक्स्ट है आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। चौथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसको मीगा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है MIGA। मीगा। नेक्स्ट है निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवादों के समाधान के लिए, निवेश विवाद या विवादों के समाधान के लिए निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICSID। तो ये आपके विश्व बैंक समूह के 5 संगठन हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है।
शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है IBRD। कभी कभी ये पूरा नहीं देगा, आपके शॉर्ट फॉर्म के 4 ऑप्शन दे देंगे, IBRD, IDA, IFC, मीगा या कोई और, इनमें से कौन सा है जो उसका, उसमें WTO ऐड कर सकता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ऐड कर सकता है, कुछ भी ऐड कर देगा और पूछ लेगा कि कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक समूह का सदस्य या संगठन नहीं है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट सामान्यतः IBRD तथा IDA को, हाँ बेटे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट, सामान्यतः IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः IBRD प्लस IDA को, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी अगर पूछ ले तो सामान्यतः कौन सी 2 संस्थाएं मिलकर के वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, IBRD प्लस IDA बराबर वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक समूह की शुरुआत वर्ष 1944 में विश्व बैंक समूह की शुरुआत वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। विश्व बैंक समूह की शुरुआत ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है, IBRD को, हाँ बहुत अच्छे, IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। लेकिन IBRD के लिए जो समूह के संगठन है, इन सबका भी निर्माण उसी समय हुआ है, लेकिन ट्विंस में इनको नहीं लेते हैं, लेते किसे हैं, IBRD प्लस IMF को। क्योंकि IBRD विश्व बैंक समूह का ये सब हिस्सा है, जिसमें IBRD मेन है, जो कि वही विश्व बैंक, ये दोनों मिलकर के बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को IMF की सदस्यता लेना अनिवार्य है। किसी भी देश के लिए IMF की सदस्यता लेना अनिवार्य है। विश्व बैंक समूह की सदस्यता लेने के लिए या सदस्य बनने के लिए IMF की सदस्यता लेना अनिवार्य है या सदस्य बनना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन आया है कि विश्व बैंक समूह का सदस्य बनने के लिए, यानी विश्व बैंक समूह मतलब इनमें से आप किसी भी संगठन का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसका सदस्य बनना पड़ेगा, IMF का। अगर आपने IMF की सदस्यता नहीं ली है और आप चाहें कि इस समूह में से किसी भी संगठन के आप सदस्य बन जाएं, तो ये संभव है, नहीं संभव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि IMF की सदस्यता लेने के बाद ही आप विश्व बैंक समूह के सदस्य बन सकते हैं। बिना इस समूह का सदस्य बने आप IMF के सदस्य नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, आप बिना संप्रभु हुए आप IMF के सदस्य नहीं बनेंगे, और आप संप्रभु हैं IMF के सदस्य तभी सबके बनेंगे, तो अपने आप संप्रभु हो गए ना, क्योंकि सब सारी जांचें तो IMF पहले ही कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु, विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु किसी देश को सबसे पहले विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु किसी भी या किसी देश को सबसे पहले IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। किसी भी देश को सबसे पहले, किसी भी देश को
IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। अब दूसरे में क्या कह रहा है? पहले में तो कह रहा था कि अगर आपको IBRD विश्व बैंक समूह का सदस्य बनना है तो IMF के पहले सदस्य बनिए। नेक्स्ट शब्द में क्या कह रहा है? दूसरे में क्या कह रहा है? कंफ्यूज ना होइएगा, क्लियर होना चाहिए कि आपको विश्व बैंक समूह के सदस्यों में अगर शामिल होना है तो सबसे पहले आपको IBRD में शामिल होना होगा। ये नहीं कि आप IMF के बाद सीधे किसी में भी आकर के शामिल हो गए। आपको इसमें से किसी में जाना है तो सबसे पहले आपको IBRD का सदस्य बनना है। उसके बाद आप जिस चाहे संस्था का सदस्य बन सकते हैं स्वेच्छा से। आपका मन हो तो बनिए, ना मन हो तो ना बनिए। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि जो IMF का सदस्य हो गया वो विश्व बैंक समूह का हो जाएगा, या जो IMF का प्लस IBRD का सदस्य हो गया तो बाकियों का भी हो जाएगा। नहीं, आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। जिस एजेंसी की आपको आवश्यकता हो आप उसके सदस्य बन जाइए, जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है उसके सदस्य ना बनिए। बात समझ में आ गया? तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि IBRD का सदस्य बनने या विश्व बैंक समूह का सदस्य बनने के लिए किसकी सदस्यता अनिवार्य है? IMF की। और विश्व बैंक समूह का सदस्य बनने के लिए विश्व बैंक समूह में से कौन से संगठन की सदस्यता अनिवार्य है? IBRD की। तो IBRD की सदस्यता लिए बिना बाकी उस समूह के सदस्य आप नहीं बन सकते। कोई कंफ्यूजन आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आपने भी पढ़ा कि जो IBRD है इसकी स्थापना तो हो गई थी IMF के साथ 1944 में, लेकिन जो बाकी संगठन है इनकी जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इनकी स्थापना हुई है समय के साथ। तो इसलिए इनका ईयर भी याद होना चाहिए कि आपका IDA कब बना, IFC कब बना, MIGA कब बना और ये कब बना। तो इनकी जैसे आवश्यकता, जैसे कोई संगठन हम बना लेते हैं, पता उसमें हमने कुछ पोस्ट क्रिएट कर दिए, फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं इस काम के लिए और व्यक्ति चाहिए, फिर उस पर आपने किसी की नियुक्ति कर दी, फिर आपका काम चल रहा, फिर कुछ दिक्कत हुआ तो आपने फिर उसके लिए और व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया। तो पोस्ट आप क्या करते हैं? बढ़ाते ही जाते हैं, संख्या बढ़ाते जाते हैं। ऐसे ही IMF और IBRD तो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बनी के स्थापना हो गई 1944 के सम्मेलन से। लेकिन बाकी के जो संगठन हैं जो IMF मतलब वर्ल्ड बैंक समूह के हैं, इनकी जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इनकी स्थापना किया गया। जैसे पहले बना आपका IBRD, इसने लोगों को पैसा देना शुरू किया, लेकिन फिर इस पैसे को किस तरह से देना है, किन किन क्षेत्रों में देना, उसके लिए फिर अलग संगठन बनाए गए। अगर इस पैसे को लेकर के या सदस्य देशों के बीच कोई झगड़ा होता है तो उसको निपटाने के लिए फिर अलग संगठन बनाया गया। तो इस तरह से कई संगठन बन गए। तो ये अलग अलग टाइम पे बनाए गए हैं। यही नेक्स्ट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्व बैंक, समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्व बैंक समूह की अन्य संस्थाओं जैसे IFC, अन्य संस्थाओं जैसे IFC 1956, जैसे IFC 1956, कॉमा IDA 1960, IDA 1960, ICSID 1966, ICSID 1966। यस बेटी, क्या किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट ये हो गया ICSID 1966, MIGA 1988, MIGA या IDA MIGA 1988, 1988 क्लियर है। IMF का बना 1945 में, आपका IBRD का स्थापना कब हुआ? 1944 में, और 1944 के तहत 45 इसने भी काम करना अच्छे से शुरू किया।
लेकिन आपका जो IFC है उसके बाद दूसरा संगठन कौन बना? IFC का 1956 में। उसके बाद कौन सा बना? IDA 1960 में। उसके बाद कौन सा बना? ICSID 1966 में। उसके बाद मीगा बना 1988 में। तो अगर क्रम पूछ ले विश्व बैंक समूह के जो संगठन है, सदस्य देश संगठन, उनका स्थापना के हिसाब से क्रम बताएं। तो सबसे पहले IBRD, उसके बाद IFC, उसके बाद IDA, फिर आपका जो सबसे लंबा अक्षर है ICSID और फिर आपका मीगा। और अगर एक तरफ ईयर दे दे और एक तरफ ये संगठन दे दे और आपको मिलाने को कह दे तो मिला लेंगे ना, आसानी से याद रहेगा। यहाँ से देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा करके, इनमें से कौन सा मतलब वर्ल्ड बैंक समूह का सदस्य है या कौन सा नहीं है, उनकी सहायता से बताएं या खुद की सहायता से मैच करें स्थापना ईयर या इनका क्रम बता दें। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है बेटी, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, शॉर्ट फॉर्म में IBRD। इसमें फर्स्ट पॉइंट, IBRD विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है। IBRD विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में हुआ। जिसकी स्थापना 1944 में हुआ। इसने 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसने 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसने 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में कुल 189 सदस्य हैं। वर्तमान में कुल 189 सदस्य हैं, अर्थात सदस्य देश हैं। 189 सदस्य हैं। नाउरू गणराज्य, नाउरू गणराज्य, नाउरू गणराज्य, गणराज्य इसका नवीनतम सदस्य है, यानी कि 189 मतलब जो सदस्य है 89वां, वो कौन है? नाउरू गणराज्य है। और ये 2016 में इसका सदस्य बना है, उसके बाद से फिर कोई और नहीं शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में अजय बंगा, वर्तमान में अजय बंगा अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं और ये 2023 से हैं। वर्तमान में अजय बंगा 2023 से इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसमें ज्यादातर किसकी नियुक्ति होगी? अमेरिकन नागरिकों की, यानी IBRD का जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा? वो अमेरिकन नागरिक होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिका की, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट, IBRD की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, IBRD की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य, IBRD की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर रहे हैं आप लोग। मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हुआ, 46 से इसने काम करना शुरू किया। इसको बनाया क्यों गया? जो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे देश, वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे, तो उनको मदद करने के लिए। तो आपने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं विकास था। अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं विकास था। पुनर्निर्माण एवं विकास था। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि IBRD की स्थापना के पीछे का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्थाएं थी, उन सबको फिर से व्यवस्थित करने के लिए स्थापना किया गया IBRD की। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में IBRD IDA के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, IDA के साथ मिलकर विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले सदस्य देशों में मानव संसाधन विकास, विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले सदस्य देशों में विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले सदस्य देशों में मानव संसाधन विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास एवं प्रशासनिक सुधार हेतु, अवसंरचना विकास एवं प्रशासनिक सुधार हेतु वित्तीयन में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो वर्तमान में जो आपका IBRD है वो IDA के साथ मिलकर जो इसके सदस्य देश हैं, जो विकासशील हैं और अल्पविकसित है, उनके यहाँ विकास का काम कर रहा है। किन क्षेत्रों में? पहला मानव का विकास किससे होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और स्वच्छता, मकान, ये सब उनके पास उपलब्ध होगा। दूसरा कृषि और ग्रामीण विकास, तीसरा पर्यावरण संरक्षण और नेक्स्ट अवसंरचना मतलब क्या होता है बेटे? स्ट्रक्चरल यानी कि मूलभूत आधारभूत ढांचे का निर्माण। आधारभूत ढांचे में क्या आएंगे आपके यहाँ? जिनके ऊपर आगे का विकास निर्भर होता है, जैसे सड़क, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, अच्छा, ये सारी चीजें बनाना यही होता आपका मूलभूत या आधारभूत आवश्यकता।
और इसके अलावा और क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए। इन सब को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है IBRD और IDA। तो IBRD और IDA का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हेडिंग कीजिएगा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। IDA की स्थापना कब किया गया है? 1960। बहुत अच्छी। IDA की स्थापना 24 सितंबर 1960 को 24 सितंबर 1960 को USA की राजधानी वाशिंगटन में की गई। 24 सितंबर 1960 को USA की राजधानी वाशिंगटन में की गई। 24 सितंबर 1960 को USA की राजधानी वाशिंगटन में की गई। IDA द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली IDA द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं ऋण का वित्तीयन, आर्थिक सहायता एवं ऋण का वित्तीयन, आर्थिक सहायता एवं ऋण का वित्तीयन इसके सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। इसके सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। देखिए, जो इसके सदस्य देश हैं उसमें जो अमीर सदस्य देश हैं उन्होंने ही ज्यादा पैसा दिया होगा, निश्चित ही ज्यादा देंगे, तो वो इसमें ज्यादा पैसा देते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पे जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर सदस्य देश होते हैं, वो इसमें अपना योगदान देते हैं, पैसा देते हैं, और फिर उसी पैसे का उपयोग करके IDA अब बाकी जो गरीब सदस्य देश हैं उनकी मदद करता है। तो IDA क्या है, अच्छा काम कर रहा है ना, अमीरों से पैसा ले करके गरीबों की मदद कर रहा है। तो IDA को एग्जाम में से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विश्व बैंक समूह का कौन सा संगठन है जो बहुत उदार है, जो बहुत ज़्यादा हम्बल है अपने सदस्य देशों के विकास के लिए, उनकी मदद के लिए, तो कौन होगा? IDA। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, IDA मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। IDA मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। IDA मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। ऋण या अनुदान प्रदान करता है। आगे संघ द्वारा प्रायः इन देशों को 25 से 40 वर्षों तक का 25 से 40 वर्षों तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इन देशों को 25 से 40 वर्षों तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसके बदले में सदस्य देशों को केवल 0.75% की दर से 0.75
प्रतिशत के दर से सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसी कारण आईडीए को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं, इसको स्टार लगा दीजिएगा। इसी कारण आईडीए को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली, इसी कारण आईडीए को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसी कारण आईडीए को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उदार ऋण खिड़की या रियायती ऋण खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो कौन से संगठन को कहा जाता है? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा। तो आपका क्या होगा? आईडीए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो आपके इंटरनेशनल संगठन से क्वेश्चन आए हैं तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा। ठीक है, अब रीडिंग कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। आईएफसी की स्थापना वर्ष 1956 में हुई। आईएफसी की स्थापना वर्ष 1956 में हुई। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट पॉइंट रिपीट करते बेटे। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। इसकी राजधानी है यूएसए की। यानी कि आपको रटना ही नहीं है। आईएमएफ और विश्व बैंक समूह के लगभग सभी जो है उनका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। और दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। वाशिंगटन डीसी मतलब इसका नाम ये बेटे, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा इसका क्या है। ये वहाँ का एक तरह से जैसे हमारे यहाँ होता नहीं केंद्र शासित प्रदेश टाइप का, वैसा है वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, नोट कीजिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आईएफसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, आईएफसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, आईएफसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आईएफसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना, सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके लिए निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की, इसके लिए निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं
तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। यानी अगर पूछे वर्ल्ड बैंक समूह का कौन सा संस्था है जो सदस्य देशों में निजीकरण को बढ़ावा देता है या निजी कंपनियों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देता है, सही बेटे IFC। बात समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आया है कि निजीकरण को या निजी कंपनियों को कौन प्रोत्साहन देता है IFC। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में IFC के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वर्तमान में IFC के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट, विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट, निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी प्रधान देशों को पूंजी की कमी वाले देशों में पूंजी प्रधान देशों को पूंजी की कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये क्या क्या करेगा, जो सदस्य देश हैं उनके यहाँ जो निजी कंपनियां हैं उनको वित्त भी देगा और आर्थिक तकनीकी सहायता भी देगा और उनको मोटिवेट करेगा कि आप जो अपनी पूंजी है वो ऐसे देशों में भी लगाएं जो अभी बहुत पीछे हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, ताकि वहाँ भी विकास संभव हो। तो याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आए कि सदस्य देशों में निजी कंपनियों को पैसे उपलब्ध करा के दूसरे गरीब सदस्य देशों में इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन सी संस्था मोटिवेट करती है, तो जहाँ भी निजी का बात आएगा वो कौन हो जाएगा, IFC हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल IFC द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से आजकल IFC द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वहाँ की स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड जारी किए
मसाला बॉन्ड तथा जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को समुराई बॉन्ड कहा जाता है। समुराई बॉन्ड कहा जाता है। जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को समुराई, भारत में जो होगा वो उसका नाम है मसाला बॉन्ड, और जो जापानी उसमें होगा वो है समुराई बॉन्ड। तो बॉन्ड आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बताएं, मैं समझा दूँ एक बार, तभी समझ पाएंगे। समझा दें। बॉन्ड का मतलब होता है कंपनियों के द्वारा जो, जैसे शेयर लोग जारी करते हैं ना, ऐसे ही शेयर की जगह बॉन्ड्स भी जारी किए जाते हैं। अब शेयर जो होता है वो आपकी हिस्सेदारी को तय करता है कि अगर आप शेयर खरीदेंगे तो उस बैंक में हिस्सेदारी आपकी कितनी होगी वो निर्धारित होगा। लेकिन बॉन्ड्स जो होता है वो आप उस कंपनी में पैसा लगाते, लेकिन आप उसमें मालिक नहीं बन सकते। आप उसमें पैसा लगाएंगे और उस बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बट्टे पे, बट्टा मतलब होता है छूट, वो छूट पे जारी किया जाएगा, और एक होता है जो आपको इस पे ब्याज मिलता है। और बॉन्ड मतलब एक ऐसा पत्र जो जिस पर विश्वास होता है उस कंपनी का, और अगर आप उसको खरीदते हैं तो उस पर मूल्य अंकित रहता है कि ये बॉन्ड कितने का है। अगर वो डिस्काउंट पे होगा तो जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, डिस्काउंट पे आपको 80 रुपये में मिला। उसने कहा बाकी जो बचा है ये जब 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप इसको वापस करेंगे, उसमें टाइम भी दिया रहता है, कितने टाइम में आप इसे वापस ला करके उनको देके पैसा ले सकते हैं। तो उतने टाइम में जब आप उसको वापस वहाँ ले जाएंगे ना, तो आपको पूरा जितना अंकित मूल्य रहेगा पूरा मिलेगा। आपने डिस्काउंट पे खरीदा था 80 रुपये में, लेकिन जब आपने कंपनी को बेचा तो वो 100 रुपये में खरीदेगा। तो इससे आपको फायदा हो गया, प्लस उसमें कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, उसे पैसा मिल गया, उसने उस पैसे को लगाया और अपनी कंपनी की ज़रूरतों को पूरा कर लिया। तो एक ये तो डिस्काउंट पे हो गया, और एक हो गया मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड है और मैं बेच रही हूँ कि आप इसे ले जाइए, इस पर हम 5%, 10%, 20% का आपको ब्याज देंगे जब आप इसको हमारे पास लेके आएंगे। तो दोनों प्रकार के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। तो ये एक क्या है, परिपत्र है जिसके द्वारा कंपनियां पैसा प्राप्त करती हैं मार्केट से, लोगों से, ठीक है ना। तो इसमें कंपनियों के लेकिन आप मालिक नहीं होंगे, बस आप उसके प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। इसी को कहा जाता है बॉन्ड। तो जो IFC है वो निजी क्षेत्र को जो पैसा उपलब्ध कराना चाहती है वो उसी देश की मुद्रा में ही बॉन्ड जारी कर देती है। जो उस बॉन्ड को खरीदेगा वो उसी देश की मुद्रा में उसको पैसा देगा, और वो पैसा कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी उससे काम करेगी और टाइम आने पर उस बॉन्ड से जो भी प्रॉफिट देना होगा वो FCI के द्वारा पे कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गया, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को बॉन्ड खरीदने में आसानी हो और उस निजी जो कंपनी है उसको आसानी से पैसा प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए जो FCI के द्वारा बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो उसी मार्केट या उसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा में जारी किए जाते हैं। और जैसा कि उदाहरण के तौर पे आपको दो बताया, एक तो अगर पूछे कि मसाला बॉन्ड कौन जारी करता है तो IFC, या आपका समुराई बॉन्ड क्या है तो IFC द्वारा जापान की निजी मुद्रा में जारी किया गया बॉन्ड है। तो बात समझ में आ गया। इस तरह से पैसे IFC निजी कंपनियों को उपलब्ध कराती है और उनको प्रोत्साहित करती है कि वो दूसरे देशों में जाएं और वहाँ पे निवेश करें। नेक्स्ट हेडिंग, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट, मल्टीलैटरल बहुपक्षीय है ना, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA एजेंसी MIGA MIGA शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 1988 में, इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, वाशिंगटन DC में। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी का मतलब है वहाँ पे जो अमेरिका के 50 राज्यों में बटा हुआ है ना, यस मैम। तो ये कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन, जो वहाँ की राजधानी है। बात समझ में आ गया? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है वाशिंगटन डीसी, जो कैपिटल है अमेरिका। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य, एजेंसी का मुख्य उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में, विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यानी एफडीआई को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके। आगे कॉमा करके गरीबी में कमी लाई जा सके, गरीबी में कमी लाई जा सके तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, गरीबी में कमी लाई जा सके तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी की जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है जो सदस्य देश हैं जो विकासशील हैं उनके यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, एफडीआई को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उस देश के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हो सके, आर्थिक विकास बढ़ सके, जिससे वहाँ पे मानव का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो, वहाँ पे आर्थिक विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एजेंसी द्वारा विकासशील सदस्य देशों में होने वाले, एजेंसी द्वारा विकासशील सदस्य देशों में होने वाले, विकासशील सदस्य देशों में होने वाले एफडीआई के लिए, होने वाले एफडीआई के लिए बीमा प्रदान किया जाता है, एफडीआई के लिए बीमा प्रदान किया जाता है। बीमा प्रदान किया जाता है, यानी ये जो विकासशील देश है इसमें मोटिवेट करते हैं कि आप एफडीआई कीजिए, यानी कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर ये बीमा भी देते हैं कि अगर आपको लॉस होता है तो हम उसमें आपको मदद करेंगे, ताकि लोग मोटिवेट हो। वरना जब जोखिम का खतरा रहता है तो हर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आपको एक आश्वासन दे दिया जाए कि अगर आपको नुकसान हुआ तो हम आपकी हेल्प करेंगे, तो आप रिस्क लेने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन बढ़ावा देता है, कौन उसको बीमा करता है, तो कौन करेगा? मिगा, MIGA। नेक्स्ट हेडिंग, निवेश विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। लास्ट हेडिंग है, निवेश विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए इसमें पॉइंट
लिखिएगा, निवेश विवादों के समाधान के लिए ICSID का निर्माण किया गया। समाधान के लिए ICSID का निर्माण किया गया। ICSID का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इतने सारे सदस्य देश हैं और वो आपस में निवेश कर रहे हैं, निजी निवेश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहे हैं, दूसरे देशों को हेल्प कर रहे हैं, तो आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें विवाद भी तो होगा। लोग उसका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस भी लेकर के आएंगे, तो उसका मतलब जो निपटान है वो कौन करेगा, समाधान कौन करेगा, उनकी बातों को कौन सुनेगा, उसका हल सोल्यूशन कौन निकालेगा, ये काम किसको दे दिया गया है, ICSID को दे दिया गया है। तो इसका एकमात्र काम है कि लोगों के बीच सद्भावना बनाए रखना, उनके बीच व्यवहार अच्छा बना रहे, अच्छे से काम चलता रहे, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका अच्छे से निवारण हो जाए ताकि काम आगे बढ़ता रहे, विकास होता रहे। तो इसका एकमात्र काम है विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। हेडिंग कीजिएगा, भारत एवं विश्व बैंक समूह। भारत एवं विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से 5 संस्थाओं में से ICSID को छोड़कर यानी ये जो 5वीं संस्था हमने लिखा है, इसको छोड़ के बाकी ये चारों का सदस्य है भारत। ठीक ना, इन चारों का सदस्य है भारत, लेकिन अगर पूछ ले विश्व बैंक समूह में किसका सदस्य नहीं है, ICSID की सदस्यता भारत ने नहीं ली, यानी कि विवादों के निपटान के लिए भारत यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि भारत को पता है कि अगर कोई विवाद यहाँ लेके गया तो उसके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका दबदबा है, अमेरिका और बाकी यूरोपीय कंट्रीज का, इसलिए भारत ने इसकी सदस्यता ली नहीं, कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने लिखा कि भारत विश्व बैंक समूह के 5 संस्थाओं में से ICSID को छोड़कर शेष 4 संस्थाओं का सदस्य है। ICSID को छोड़कर शेष 4 संस्थाओं का सदस्य है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से IBRD, IDA एवं IFC, IBRD, IDA एवं IFC, IBRD, IDA और IFC, ये तीनों जो शुरुआत के हैं, IBRD, IDA और IFC का संस्थापक सदस्य है, यानी जब स्थापना हुआ तो उसका सदस्य था, इसका मतलब उसकी सदस्यता उसने उसी समय ले ली थी जब स्थापना हुआ। बाकी या जबकि मीगा का सदस्य वर्ष 1994 में बना, जबकि मीगा का सदस्य वर्ष 1994 में बना, 1994 में बना, यानी 88 में इसकी स्थापना हुई और 6 साल बाद उसने इसकी सदस्यता ली है, तो इसका संस्थापक सदस्य भारत नहीं था। जबकि मीगा का सदस्य
यह 1994 में बना। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए, विश्व बैंक द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व बैंक द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए 1960 के सिंधु जल समझौते में, 1960 के सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई। सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता कौन से विश्व स्तर के संस्था ने किया था? तो वैश्विक संस्था कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। इसी ने भारत और सिंधु के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के लिए बंटवारे के लिए समझौता कराया था, जिसमें आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि ऊपर की जो नदियां हैं उनका 80% भारत यूज करेगा और 20% नहीं, उसका 80% भारत पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत, और नीचे की जो नदियां हैं उसका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। तो ये इसी आधार पर समझौता हुआ था 1960 में, और इसको करवाया कौन था? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला, भारत विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। भारत विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। विश्व बैंक द्वारा भारत को विशेषतया, विश्व बैंक द्वारा भारत को विशेषतया परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, आधारिक संरचना विकास, गरीबी उन्मूलन, आधारिक संरचना विकास, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण इत्यादि के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। आधारिक संरचना विकास, उसके बाद सड़क निर्माण इत्यादि के लिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा भारत को विशेषतया परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, आधारिक संरचना विकास, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण इत्यादि के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। इत्यादि के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। फिर से छूट गया, अगर छूट गया तो हो गया ना, रिपीट करें। देखिए, तो लगभग सभी क्षेत्रों में भारत ऋण ले चुका है विश्व बैंक से, और सबसे ज्यादा ऋण प्राप्त करने वाला देश है भारत विश्व बैंक से। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हेडिंग कीजिएगा विश्व बैंक समूह के रिपोर्ट्स, विश्व बैंक समूह के रिपोर्ट। विश्व बैंक समूह के रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है व्यापार सुगमता रिपोर्ट। इंग्लिश इसका कभी कभी हिंदी में लेके पूछ लेता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कभी कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
रिपोर्ट भी हो जाता है, मतलब आसान, इजी। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, या इज डूइंग बिजनेस, या इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। व्यापार सुगमता रिपोर्ट कौन कर रहा है? विश्व बैंक। नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इसी को कहेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। और अगला रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, विश्व विकास संकेतक, विश्व विकास संकेतक, IMF में भारत का जो शेयर या वोट का राइट है वो 8वें स्थान पे है, और वर्ल्ड बैंक में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में भारत क्या है? 7वें स्थान पे है, ये याद रखिएगा। और अमेरिका, जापान यहाँ भी पहले दूसरे स्थान पे है। आप हेडिंग कीजिएगा विश्व व्यापार संगठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन है आपका विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, WTO की स्थापना नोट कीजिएगा, WTO की स्थापना, WTO की स्थापना जिनेवा में 1 जनवरी 1995 को हुई। जिनेवा में 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO इसकी स्थापना कब हो रही है? 1 जनवरी 1995, जनवरी 1995 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा कहाँ है बताएं? सही है, कौन बोल रहा है? कुछ आपने बताया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, WTO की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ, तो मुख्यालय भी कहाँ होगा? जिनेवा में। अगर पूछ रहे WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कब हो रहा है? 1 जनवरी 1995। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है वनडे क्लास में। को हुई आगे, संगठन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, संगठन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले, विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती प्रशुल्क, विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती प्रशुल्क, पूर्ववर्ती प्रशुल्क, पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य
समझौते एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, ब्रैकेट में लिखिएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म में GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, इसका शॉर्ट फॉर्म है गैट कहते हैं इसको। यानी WTO किसके स्थान पे आया है? गैट के स्थान पे। और गैट का हिंदी में नाम क्या है? हाँ, पूर्ववर्ती जो प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता था, यानी प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, इसका नाम था क्या है बताएं? पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं सामान्य समझौता, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गैट। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। को प्रतिस्थापित किया गया, यानी WTO किसके स्थान पे आया है? गैट। गैट को खत्म करके लाया गया WTO। ये क्वेश्चन आया है WTO किसके स्थान पे आया है? तो गैट के स्थान पे आया है WTO। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1947 में वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया। जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क का मतलब होता है टैरिफ, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया जा सके, यह समझौता 1 जनवरी 1948 को गैट के रूप में प्रभाव में आ गया। यह समझौता 1 जनवरी 1948 को गैट के रूप में प्रभाव में आ गया। 1 जनवरी 1948 को गैट के रूप में प्रभाव में आ गया। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में स्थापित किया गया। बात समझ में आया कि 1947 में जो 23 देश हैं, उन्होंने बात किया कि विश्व स्तर पे जो हम व्यापार करते हैं, इसमें जो देशों के द्वारा प्रशुल्क और नॉन प्रशुल्क लगाए जाते हैं या इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उसके समाधान के लिए एक संस्था होनी चाहिए। और उस संस्था का नाम क्या रखा गया? गैट। और ये संस्था बनाई गई, गैट कब बनाया गया? 1 जनवरी 1948 को। और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही बनाया गया।
आगे चल के ये संस्था अच्छा काम नहीं कर रही थी, फिर इसी को हटा करके क्या लाया गया, WTO, और उसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आया कि WTO किसको हटा के आया है, गैट को। गैट कब बना, 1948 में। क्यों बना था, व्यापार संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए बनाया गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट, गैट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के गैट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के 8 दौर हुए। 8 दौर मतलब मीटिंग भी कह सकते हैं। 8 दौर हुए जिन्हें व्यापार दौर या ट्रेड राउंड, जिन्हें व्यापार दौर के नाम से जाना जाता है। है 8वें दौर या उरुग्वे दौर के माध्यम से 8वें दौर या इसी को उरुग्वे कहते हैं। उरुग्वे दौर, उरुग्वे देश है ना, उरुग्वे दौर, 8वें दौर या उरुग्वे दौर माध्यम से कर रहे हैं। उरुग्वे दौर के माध्यम से WTO की स्थापना की आम सहमति बन सकी। WTO की स्थापना की आम सहमति बन सकी। नेक्स्ट पॉइंट, WTO की स्थापना की आम सहमति बन सकी। उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक आर्थर डंकन गैट के महानिदेशक आर्थर डंकन ने एक मसौदा प्रस्तुत किया। एक मसौदा या ड्राफ्ट कह सकते हैं, ड्राफ्ट, एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। डंकल मसौदे पर विचार विमर्श के पश्चात 1994 में डंकल मसौदे पर विचार विमर्श के बाद 1994 में मराकेश 1994 में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और WTO की स्थापना की गई। और 1995 में कौन बन गया, WTO। यानी कि गैट की स्थापना हो गई 1948 में। इसने काम करना शुरू कर दिया और ये जो काम कर रहा था इसमें कुछ और बेहतर करने के लिए इसके कई सारे मीटिंग हुए। लगभग 8 मीटिंग हुए जिसे 8 राउंड या 8 दौर कहा जाता है। 8वां जो दौर था इसका कहाँ पे हुआ, उरुग्वे में। वहाँ पे इसके जो महानिदेशक थे गैट के आर्थर डंकल, उन्होंने कहा कि अब हमें इसे हटा करके एक नया रूप दे देना चाहिए जिसको WTO का नाम दिया गया। यहाँ पे एक आम समझौता बना या आम लोगों की सहमति बनी। और फिर 1994 में मराकेश में ये फाइनल हो गया कि अब हम एक नया संगठन का रूप देंगे। और उसी के तहत 1995 में आ गया आपका WTO। बात समझ में? मराकेश ये आपके आई थिंक दक्षिण अमेरिका में है। आगे एक बार देख लीजिएगा बेटी।
ज्योग्राफी में हो सकता है पढ़ाया गया हो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि उरुग्वे तो वही है, आई थिंक वही है ना, वहीं पे होना चाहिए, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। उरुग्वे वही 100%, माराकेस मेरे हिसाब से वही है। तो यहाँ से हो गया WTO की स्थापना। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए कि आज की क्लास छोड़ दे रहे हैं या रहने दें, कल ही करवा दें, कल करवा देते हैं।